अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं TNT टीवी पीके। मैं सबसे पहले जी बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आप लोग जिस तरह से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका लाइकिंग है, आपके कमेंट्स से हम बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं आप लोगों से। और जो नए आने वाले हैं उनसे भी मेरी गुजारिश ये होगी कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा और स्पेशल कंटेंट हम लोग बना रहे हैं और कोशिश ये है कि हमारा जो कंटेंट है उससे आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ जो है वो सीखने को मिले, कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच सके। तो जो नए आने वाले हैं जी उनसे गुजारिश है कि आप TNT टीवी पीके को सब्सक्राइब भी करें और इसको सपोर्ट भी करें और अपने आरा से भी हमें आगाह करें। आज हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को एक शख्सियत से मिलाऊंगा। वो शख्सियत मेरे बहुत दरीना दोस्त हैं। मेरा उनका कोई 20-22 साल पुराना ताल्लुक़ है और मैं किसी जगह पे उनको जो है वो ये भी कहता हूँ कि वो मेरे असातिज़ा में से हैं। तो चलें मुलाकात करते हैं अली हाशमी साहब से और उनसे जानते हैं कि वो कब से क्या हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हजूर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अली अहमद मसूद हाशमी कौन है? अली अहमद मसूद हाशमी अल्लाह का एक बंदा है और अल्लाह की बीवी सांसों के साथ इस दुनिया में ज़िंदा है और बातचीत कर रहा है। ज़बरदस्त। तो आप का सन पैदाइश क्या है सर? सने पैदाइश मेरा है जी 1971 1971 में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, तो इसका मतलब आप मेरे से 1 साल छोटे हैं। छोटा नहीं हूँ, कम उम्र हूँ। इससे छोटे और कम उम्र में क्या फ़र्क है? इसके लिए आपको लुगत से रुजू करना पड़ेगा। आपसे तो उर्दू बोलते हुए भी डर लगता है भाईजान। आपसे तो उर्दू बोलें तो हमें डर लगता है कि आप क्योंकि ज़बान के ऊपर आपकी बड़ी ग्रिप है और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के बीच में आप जो है उनकी तस्हीह भी करवाते रहे हैं। तो इसलिए मैं बड़ा डर डर के बोल रहा हूँ, शुस्ता उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कि मैं बोल पाऊँ। नहीं, आप उर्दू सही से बोलिए। कराची वालों से तो बेहतर ही बोल रहे हैं आप। कराची वालों से पूछे ना कि भाई उर्दू का बेड़ा कराची वालों ने किया, तो कह रहे हमने नहीं करा भाई। तो जो करा और किया वाली लैंग्वेज है, कम से कम आप किया तो बोलते हैं ना, करा नहीं बोलते हैं। सही। अच्छा हाशमी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका बचपन कहाँ और किस जगह पे गुज़रा? और बचपन से हम स्टार्ट करेंगे और फिर जो करंट आपके एज है उस पे हम आ जाएंगे और आपके तजर्बात और आपकी जो एक वीडियो बायोग्राफी जो है वो हम सुनना चाहेंगे, लोगों को सुनाना भी चाहेंगे। सर मैं मुल्तान में पैदा हुआ और पैदाइश के फ़ौरन बाद लाइक महीने 2 महीने के बाद ही चिश्तियाँ मूव कर गई मेरी वालदा, क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, शुगर इंडस्ट्रीज़ में थे। तो इस वजह से मेरी जो परवरिश है या मेरी जो ग्रूमिंग है या मेरी जो ज़िंदगी का बचपन से लेके नौजवानी तक का जो पीरियड है या जवानी तक का जो पीरियड है वो मुख्तलिफ़ शहरों में बसर हुआ। लाइक जिनमें चिश्तियाँ भी रहे, दरिया ख़ान भी रहे, हवेलियाँ में भी रहे और रानीपुर में रहे, तलहार में रहे, मंडी बहाउद्दीन में रहे, लैया में रहे, कोटद्दू में रहे। तो ज़िंदगी जो है वो घूम फिर के गुजरी। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ाई भी फिर उसी हवाले से, मैट्रिक जो है मेरा गुजरांवाला से हुआ, FA और BA जो है मेरा वो DG खान बोर्ड और जगीर यूनिवर्सिटी से हुआ। तो इस तरह से ज़िंदगी चल रही है। फिर BA भी इसी तरह से हुआ। मतलब जो फर्दर एजुकेशन है मेरी वो मुख्तलिफ़ शहरों में घूम फिर के आखिरी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री हुई मेरी। अच्छा, वो फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में थी जी? फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में नहीं जी, लिटरेचर पढ़ा है मैंने। लिटरेचर पढ़ा है। जी। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने PCS का एग्ज़ाम भी दिया था? PCS का एग्ज़ाम मैंने 99 में दिया था, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसमें रिटर्न में मैं पास हो गया था, इंटरव्यू में फ़ेल हो गया था। ये कैसे हो सकता है? सर इंटरव्यूज़ में अमूमन फ़ेल हो जाते हैं लोग, अच्छा, हम जैसे आम सादा लोग। तो कोई पाकिस्तानी तरीका अपनाने की कोशिश नहीं की आपने?
पाकिस्तानी तरीका अपनाने की कोशिश हमेशा से की है, लेकिन अपनाया ही नहीं जाता, या शायद अपनाने का ढंग नहीं आता। नहीं तो ये तो आपको सीखना चाहिए था। सर चलें, नहीं सीख सका, इस पे मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलो माफ़ किया। अच्छा ये बताइए हजूर कि मीडिया में कब से आप आए? मीडिया में मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मुझे बचपन से शौक़ था या मीडिया ही तरफ मैं आना चाह रहा था। मीडिया में मैं एक तरह से समझे कि एक्सीडेंटली आ गया। 2001 में मैंने उस वक्त हम पत्तोगी में थे, मेरे वालिद साहब पत्तोगी शुगर मिल्स में। तो लाहौर आने का इत्तेफाक हुआ, तो हमारे एक मामू हैं, उनकी दोस्त की विसातत से जो है आबिद अली साहब से मुलाकात हुई। तो उन दिनों मैंने मास्टर्स के पेपर्स दिए हुए थे, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स में कर रहा था। तो मास्टर्स के पेपर दिए हुए थे और रिज़ल्ट के इंतज़ार में था। तो फरागत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये फारिग भी बैठा हुआ है यहाँ पे, चलो कुछ एक्टिविटी कर ले। फ़ोटोग्राफी वगैरह मैं किया करता था, किताबें पढ़ता रहता था, म्यूज़िक वगैरह सुनता रहता था। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ भी लेकर आए। तो फिर लाहौर आ गए। लाहौर आकर आबिद अली साहब के साथ मैंने एज अ 3rd असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर का आगाज़ किया। हवा पे रक्स एक ड्रामा सीरियल था, उससे आगाज़ किया। हसन निसार साहब ने वो लिखा था। मियां अमजद फरजंद अली, लकी रानी सर्कस के जो ओनर हैं, वो उसके प्रोड्यूसर थे और आबिद अली उसके डायरेक्टर थे। तो यूँ 2001 में मैंने एज 3rd असिस्टेंट इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। ठीक है। और कितना अरसा जो है वो आप जो प्राइवेट प्रोडक्शंस थी उनके साथ रहे? प्राइवेट प्रोडक्शन के साथ तो सर ऑन एंड ऑफ चलता ही है सिलसिला। ये आबिद अली साहब का जो था, मेरा ख्याल है ये सन वीएन पे था इनका सिलसिला, या किसी और जगह पे आप? आबिद अली साहब का जो था वो मंसूर साहब थे, मंसूर सिद्दीकी साहब। जौहर टाउन उस वक्त नया नया आबाद हुआ था, या अभी फैल रहा था। तो मंसूर सिद्दीकी साहब के पास हम लोग ये सीरियल एडिट करते थे। सन विजन में आया करते थे हम, जावेद साहब के पास, उनके पास भी आया करते थे। हाँ, क्योंकि मेरी और गालिबन आपसे मुलाकात भी मेरी वहीं हुई थी, सन विजन में ही हुई थी। जी, सन वीएन पे ही आपकी मेरी तो मुलाकात और हुई। आपकी और मेरी गालिबन रफाकत को भी गालिबन 22 साल हो गए। हाँ, गालिबन 2002 में हमारी जी, मुलाकात 2002 में हमारी मुलाकात हुई थी हवा पे रक्स की एडिटिंग के दौरान में। हुई। क्योंकि कुछ काम हम एडिटिंग का वहाँ पे कुछ कर रहे थे ग्राफिक्स के हवाले से सन विजन में। जी। तो वहाँ पर आबिद अली साहब के साथ और उसके फ़ौरन बाद मेरा ख्याल है आपने जियो ज्वाइन कर लिया था। नहीं सर, उसके फ़ौरन बाद फिर मैं कराची मूव कर गया था। कराची में मैंने कोई लगभग 1.5 साल काम किया, 2 साल। फिर अपने कुछ फैमिली बिजनेस की वजह से मुझे मूव करना पड़ा लाहौर। तो मैं अपने वाले साहब के साथ लग गया उसमें, लेकिन उसकी समझ ही नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरा रुझान पूरी तरह से मैं स्विच कर चुका था इस तरफ। तो वहाँ से फिर मैंने जियो एंटरटेनमेंट उस वक्त लॉन्च होने की तैयारियों में था। तो जियो क्लासिक्स के नाम से एक सीरीज़ बन रही थी। राहिल राव साहब हमारे बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं, जियो के हेड भी रहे वो। तो राहिल साहब का जो प्रोजेक्ट था वो जियो क्लासिक्स का, उसमें मैंने अयूब खावर साहब के साथ और अजीम सज्जाद साहब के साथ एक प्ले असिस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने सर NCHD ज्वाइन कर ली, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब का इदारा। उस वक्त उसके प्रेसिडेंट थे। तो उसके लिए फिर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में स्टेप इन हुआ, मैं कदम रखा। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ पे मैंने उसमें की रिजवान मुमताज़ अली साहब के साथ। तो गालिबन को 52 के करीब वो की। तो जियो में? नहीं सर, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन अच्छा, डेवलपमेंट, उसमें? NCHD के लिए। और उसी प्रोजेक्ट के बीच में इत्तफाक हुआ, नुसरत ठाकुर साहब को असिस्ट करने का मौका मिला। तो इस मामले में बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं असातिज़ा के साथ काम किया मैंने, वो जो पाकिस्तान के एक लेजेंडरी लोग थे। नुसरत ठाकुर साहब को असिस्ट किया, फिर उसके बाद फिर जाजन फिल्म सैयद नूर साहब के साथ उसमें भी तबाह आजमाई की कोशिश की एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, उसमें भी काम किया। उसके बाद फिर मैंने जियो ज्वाइन किया था 2004 में। 2004 में? जी। अच्छा, इसका मतलब है कि मेरी आपकी जो मुलाकात हुई वो 2002 में हुई और उसके बाद फिर 2004 में हुई। बीच में हम मिलते तो थे? बीच में ऑन एंड ऑफ हमारा मिलना जुलना होता था, मगर ये है कि एक दो दफ़ा जो है वो हमारी एवरन्यू स्टूडियो में भी मुलाकात हुई थी। जी, एवरन्यू में तो जाहिर है फिल्म की जो शूट थी हमारी मजाजन की, वो एवरन्यू में ही हो रही थी। तो एवरन्यू में बिल्कुल मिले हम। और फिर आप वहाँ सन विजन के अंदर भी सन विजन में मैं कर रहा था। तो वहाँ पर आप, मेरा उस वक्त वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, ड्रामा सीरियल आप कर रहे थे गालिबन। जी, सोप सीरियल था। नया नया साबन का रिवाज चला था।
वो हम कर रहे थे जी। हाँ जी। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आप लोगों के नॉलेज में ले आऊँ जी कि हाशमी साहब का शुमार उन लोगों में होता है कि जो दूसरों को सिखाने में बहुत खुश होते हैं। और मैंने जो पहली दफ़ा जो एब्रीवेशंस, मीडिया लैंग्वेज की जो एब्रीवेशंस थी, उसकी मुझे इन्होंने एक डिक्शनरी दी थी, जिससे मैंने बहुत सारी एब्रीवेशंस जो हैं वो सीखी, और फिर मैं इन्हें गाए बगाए तंग भी करता रहता था। और एक किताब भी इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, पेंटिंग विद लाइट, जॉन एल्टन की बुक थी, वो इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये सिखाने में जो है वो कभी भी आर महसूस नहीं करते, लोगों को सिखाते रहते हैं, और इसी हवाले से मैं इनका शागिर्द भी हूँ। ऐसा ऐसा ही है सर। सर मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि अगर आप ऐसा समझते हैं। अच्छा, इसके बाद जियो के बाद आप और कौन कौन से चैनल्स में गए, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो आपके टॉप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं? एक आपने जियो में रहते हुए कसूर पे एक डॉक्यूमेंट्री की थी, बाबा बुले शाह पे गालबन। जियो में मैंने जब जियो ज्वाइन किया था वो मैंने एज एन असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शंस ज्वाइन किया था, लेकिन वो साल के बाद ही मैंने उनसे कहा कि जी मैं प्रोडक्शन का आदमी हूँ, मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप, मैं ऑन सेट काम करने का आदमी हूँ, तो प्लीज़ मुझे करें। तो फिर उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट एज प्रोड्यूसर दिया था, बाबा बुल्ले शाह पे एक मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की थी, की जाना मैं कौन के नाम से। तो वो मेरा जियो में एज प्रोड्यूसर पहला प्रोजेक्ट था। तो बाबा बुल्ले शाह के साथ वो की, फिर उसके बाद सरमद सहबाई साहब के साथ एक प्ले मैंने प्रोड्यूस किया। वो मंटो साहब का एक अफसाना था, हतक मंटो का एक अफसाना है, उसकी अडेप्टेशन थी सौगंधी के नाम से। वो अडेप्टेड एंड डायरेक्टेड बाय सरमद सहबाई था, और आई वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो मंटो भी अगर मैं कहूँ कि जियो टेलीविज़न पे पहली बार मैंने ही प्रोड्यूस किया है, जियो ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसको प्रोड्यूस करूँ, तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑन जियो टेलीविज़न स्क्रीन हु प्रोड्यूस मंटो। हाँ जी, ये भी आपके क्रेडिट पे। एक आप कोई टाइम प्ले भी एक कर रहे थे, वो कौन सा था? जियो का ही था वो play? हाँ, वो बस हो नहीं सका था। वो हमारे एक बड़े जो मशहूर, गालबन बारी स्टूडियो में आप कर रहे थे। नहीं, वो बारिश स्टूडियो में प्लान हम कर रहे थे, वो भी सरमद सहबाई साहब ही करना चाह वो रहे थे। कौन सा था? वो सर अभी प्री प्रोडक्शन फेज में था, उसकी प्रोडक्शन हम लोगों ने शुरू नहीं की थी। 2 प्रोजेक्ट थे जो कि हम नहीं कर पाए थे। एक था कंपनी बहादुर, विलियम डेलरिम्पल का एक नावल है वाइट मुगल्स, उस पर बेस करता हुआ एक सीरियल था, जो कि जहरा निगाह साहिबा ने अडेप्ट किया था। और इमरान असलम साहब जो जियो के प्रेसिडेंट थे, मरहूम अल्लाह गरी की रहमत करे, उनके भाई नासिर असलम साहब, उन्होंने उसको डायरेक्ट करना था। लेकिन वो बाज़ वजूहात की बिना पे नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए लोकेशंस के इश्यूज़ थे, कुछ आउट ऑफ द स्टेट जाना था, आउट ऑफ द कंट्री भी जाना था हमने, तो उस वजह से शायद वो परमिशंस के कुछ इश्यूज़ थे ऑफिशियली, तो जिस वजह से वो प्रोजेक्ट रह गया था। लेकिन उसकी वर्किंग बड़ी शानदार थी, स्क्रिप्ट बहुत शानदार था वो, ये था। और एक ही इसी तरह का सीरियल था, वो भी हमारा नहीं हो सका था। लेकिन जब मैंने जियो ज्वाइन किया था, उस वक्त एक सीरियल जो है अंजुम शहजाद साहब का, वो 30 दिन के नाम से, वो ऑन एयर हुआ था, वो पार्टीशन पे मुझे था। याद पड़ता है कि मैं आपसे बारी स्टूडियो में मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसमें आप कोई जो लिंग्विस्टिक के जो है वो आप कुछ करेक्शन कर रहे थे। वो वो मोर महल था। हाँ, मोर महल, मोर महल जो है वो सरमद सहवाई साहब ने लिखा था, और सरमद सुल्तान खुसट ने उसको डायरेक्ट किया था। तो मोर महल का मैं डायलॉग एंड डायलेक्ट कोच था। उसमें मैंने एक्टर्स को उर्दू लहजा और डायलॉग और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ट्रेन किया था। दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या होगा, बाहर नहीं होगा बाहर होगा, वापस नहीं होगा वापस होगा, मलका आलिया नहीं होगा मलिका आलिया होगा। तो इस तरह की बस कुछ उर्दू डिक्शन के हवाले से। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ पे गए आप? मोर महल के बाद फिर मैं कराची मूव कर गया था। कुछ अरसा मैंने कराची में प्राइवेट प्रोडक्शंस के साथ काम किया। फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, सोका स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है, उसमें एज एन एडमिन मैनेजर जॉब करने लग गया। सोका के बाद फिर मैं जीएनएन में आया। जीएनएन में मैंने एक पॉलिटिकल सटायर शो था, जोक दर जोक, ताहिर सरवर मीर साहब के साथ, वो किया। तो जोक दर जोक के मेरा ख्याल है कुछ 36 या 40 एपिसोड किए, गालिबन 36 एपिसोड किए। उसके बाद फिर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। और फिर मैं 10 जून 2019 को
सैयद अली रज़ा साहब के तवस्सुत से मैं डिस्कवर पाकिस्तान ज्वाइन किया और 2022 तक मैं डिस्कवर पाकिस्तान में रहा। अच्छा, आपका डिस्कवर पाकिस्तान ज्वाइन करना भी एक वो ड्रामाई सी एक एपिसोड थी, वो क्या था किस्सा? डिस्कवर पाकिस्तान ज्वाइन करना जो है वाकई ड्रामाई सिचुएशन थी। वो तो मतलब मेरे लिए भी बड़ी हैरत की इस बात थी कि ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ। मेरे एक जानने वाले मुझे मिले यूएसी में, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो कि अब आईएसी हो गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो वहाँ पे उनसे तारुफ हुआ, मुलाकात हुई। जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं डायरेक्शन करता हूँ, प्रोडक्शंस करता हूँ, टीवी प्लेस करता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आप मुझे अपना राब्ता नंबर दीजिए तो मैं आपकी एक साहब से मुलाकात करवाऊँगा। मैंने कहा चलिए ले लें, आप नंबर लें। तो उनकी एक दिन मुझे कॉल आ गई, कहने लगे कि जी आएँ, आपको उन साहब से मिलवा के लाते हैं। मैंने कहा भाई कहाँ है ये चैनल, क्या है? उन्होंने कहा ये एक नया चैनल आ रहा है डिस्कवर पाकिस्तान के नाम से। अच्छा, मैंने कहा वो क्या है भाई चैनल? तो उन्होंने कहा जी वो टूरिज़्म बेस्ड चैनल है, उसके ऊपर आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री। मैंने कहा यार ये तो मेरा शौक है, पैशन है, तो मैं तो बेटा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में, और मैं तालिब इल्म हूँ भाई हिस्ट्री का, आर्ट का। तो उन्होंने कहा जी आपको मिलवाते हैं। अब वो चले गए, तो अब जाके बैठे मैं भी, साहब आके ही नहीं थे। मैंने कहा भाई वो पूछिए अच्छा, उनसे। नाम नहीं बताया उन्होंने? नाम नहीं उन्होंने मुझे बताया। तो नाम उन्होंने मुझे बताया नहीं। अब मैं घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई कब आएंगे, क्या करेंगे। मेरा ख्याल ये बात मैं अगर नाजरीन को बताऊँ ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नाजरीन वो जो साहब जिनका इंतज़ार मैं करता रहा 1.5 घंटा 2 घंटे तक, बहुत ही परेशान रहा कि भाई पता नहीं कौन साहब हैं। आखिरकार मैं चिढ़ गया, मैंने कहा भाई वो कहाँ हैं, कौन साहब है, कब आएंगे वो? उन्होंने कहा जी मैं उनको कॉल करता हूँ। उन्होंने कॉल की, कॉल करके जब वो साहब आए तो साहब कुछ देर मुझे देखते रहे, कुछ देर मैं साहब को देखता रहा, और वो जो साहब मुझे लेकर आए थे वो हम दोनों को देखते रहे कि ये क्या गेम हो गई। और आखिर में वो साहब अली रज़ा साहब निकले। तो ये सर आपके साथ गालिबन कोई that 8-10 was साल के बाद, लंबे गैप के बाद मुलाकात लंबे गैप के बाद, एंड दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज एंड इट वाज एन अमेजिंग टू मी कि मेरी वजह, उस मुलाकात की वजह से, अच्छा वो जो बंदा जो मुझे लेकर आया था वो बेचारा किसी जगह पे लगा ही नहीं, लेकिन आपने मुझे एज सीनियर प्रोड्यूसर वहाँ पे हायर कर लिया जी। वो तो मैं आई एम तो थैंकफुल देखें आप फॉर दिस काइंड फेवर। प्रोग्राम के शुरू में मैं ये तो वो पंजाबी में कहते हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੀ बैठे हैं तानू उस्ताद। तो वो तो हम आपको उस्ताद तो मानते हैं, और ये अच्छी बात होगी कि हम लोगों ने इकट्ठे एक प्रोजेक्ट में काम किया। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट्रीज इधर भी आके आपने डॉक्यूमेंट्री शुरू की, और आपकी जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी डिस्कवर पाकिस्तान में वो भी गालिबन बाबा बुल्ले शाह की थी। नहीं सर, नहीं, डिस्कवर पाकिस्तान बादशाही मस्जिद पे बादशाही मैंने की थी, मस्जिद और की। बादशाही मस्जिद पे जो मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की थी उसमें कोशिश मैंने ये की थी कि बादशाही मस्जिद की वो वाली साइड जो कि लोगों को उस तरह से पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं है, उस तरफ लेकर आया। मैंने बादशाही मस्जिद की जो एक फ्रेस्को वॉल्स हैं या जो उसका आर्ट वर्क है उस पर फोकस रखते हुए वो प्रोजेक्ट जो है बनाने की कोशिश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, उसमें उसके कामयाबी। शॉट्स जो थे वो बड़े कमाल कमाल के शॉट्स थे जी। जी जी, उन शॉट्स के अंदर आपका भी हिस्सा है, अच्छा जी, मेरा किस कुछ तरह दिलकश शॉट्स आपके भी हैं, मतलब लाइक टाइम लैप्स से रिलेटेड शॉट्स जो है। फिर आपको याद होगा, बल्कि आप सेट पे ही थे मेरे साथ, लोकेशन पे ही थे, कि एक दिन हमने जब पहले दिन शूट की तो दूसरे दिन शूट के लिए जब हमने प्लान किया कि यार अब इसकी टॉप से भी शॉट्स लेने हैं, तो सनलाइट हमें साथ ही दे रही, तो हमने कहा था कल करते हैं। और अगले दिन जब हम शूट के लिए आए और हम बादशाही मस्जिद के बुलंदो वाला मीनार पे जब चढ़े तो इस कदर तेज़ आंधी आई कि खड़े खड़े बंदा भी गिरने लग गया। तो वो भी एक बड़ा आपके बाल नहीं उड़े? मेरे बाल तो उड़ चुके थे ना ऑलरेडी। मेरे बाल तो ऑलरेडी उड़ चुके थे, इसलिए उड़ने के काबिल नहीं थे। अलबत्ता आपकी जो पोनी थी जो कि अब नहीं है वो काफ़ी लहरा रही अच्छा, थी। मैं एक बड़े मज़े की चीज़ ऐड ऑन करूँ जी कि नॉर्मली लोग जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं उसमें उनका जो प्री प्रोडक्शन वर्किंग होती है वो बिल्कुल नहीं होती, और हम लोगों ने इवन कि हमने ये तक मार्क किया हुआ था कि सूरज जो है वो किस टाइम निकलेगा, कहाँ से गुजरेगा, उसका शेडो कहाँ पे ड्रॉप होगा, वो एक एक चीज़ हम पहले रेकी में मार्क करके गए हुए थे। और डिस्कवर पाकिस्तान पे चलने वाली जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ थी वो ऑलमोस्ट इसी वर्किंग से जो है वो बनाते थे, क्योंकि पाकिस्तान का पहला डॉक्यूमेंट्री चैनल था।
और उस पे इसी तरह से जितने भी प्रोड्यूसर्स थे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे थे वो इसी तरह से मेहनत करते थे। हम लोगों ने ये सोचा कि जी अगर बादशाही मस्जिद को आज तक किसी ने बारिश में शूट नहीं किया, खैर एक वो ख्वाहिश थी हमारी, लेकिन वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। हम एक मीनार के ऊपर चढ़े जी, वहाँ पे जाके बैठे और शदीद, जिस तरह आशमी साहब ने बताया कि तूफ़ान आ गया और इतनी तेज़ हवा थी कि हमें अपने इक्विपमेंट संभालने मुश्किल हो गए। लेकिन खैर उसके बाद बारिश हुई और उस बारिश में जो हम लोगों ने वहाँ पे बादशाही मस्जिद को शूट किया, वो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी ने शूट किया होगा। और हाशमी साहब भी बेहतर गाइड करेंगे कि शायद ही उस तरह की कभी दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हो या उस उन एंगल से उसको किसी ने शूट किया हो। क्यों जी हाशमी साहब? सर देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ये मानना होता है कि डॉक्यूमेंट्री को अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट्री बेसिकली डॉक्यूमेंट से निकला है। तो जो दस्तावेज़ है उसको जब आप दस्तावेज़ की सूरत में ही शूट करते हैं, मतलब टू मी डॉक्यूमेंट्री इज़ एन ऑडियो विजुअल बुक या ऑडियो विजुअल पैम्फलेट। तो वो एक ऑडियो विजुअल बुक को देखें, जैसा कोई छपी हुई किताब, एक प्रिंटेड किताब को कारी जब पढ़ता है तो उसको विजुअलाइज करता है अपने हिसाब से। मतलब सफ़रनामे पढ़ता है, कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ता है, जंगों के अहवाल पढ़ता है, तो उसको अपने हिसाब से इमेजिन करता है और विजुअलाइज करता है। तो जो डॉक्यूमेंट्री होती है बेसिकली वो डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का एक विजन होता है कि वो उसको किस एंगल से देख रहा है। तो मैंने कोशिश ये की है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं डिस्कवर पाकिस्तान पे, और एंड क्रेडिट गोज टू डॉक्टर कैसर रफ़ीक एज वेल, कि डॉक्टर साहब जो डिस्कवर पाकिस्तान के ओनर हैं, उन्होंने हमें ये फ्रीडम दी और ये लिबर्टी दी कि उन्होंने कहा कि भाई आप जो करना चाहते हैं आप करें, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। और अल्लाह की रहमत से डिस्कवर पाकिस्तान में मैंने गालिबन कोई 22 प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें 3 सीरीज़ भी हैं, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, सत श्री अकाल पाकिस्तान और चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। तो उनमें यही बात जैसे आपने पहले फरमाया कि प्री प्रोडक्शन जो है वो तो एक लाजमी जुज़ है। मतलब जाकर सैनिक ब्यूटी को शूट कर लेना या बिल्डिंग्स को शूट करके उसके ऊपर वॉइस ओवर चला देना वो कोई कमाल नहीं है, वो तो फिर एक रिपोर्ट में और एक डॉक्यूमेंट्री में फ़र्क नहीं है। तो मैंने एज प्रोड्यूसर जो कोशिश की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने में वो ये की कि मैं उनकी प्री प्रोडक्शन करूँ, प्रॉपर रिसर्च करूँ, रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए रिसर्च की है तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिनके अंदर फ़कीर खाना म्यूज़ियम के पे डॉक्यूमेंट्री रिसर्च ओरिएंटेड है, शाकिर अली म्यूज़ियम पे फ़कीर डॉक्यूमेंट्री। खाना म्यूज़ियम की डॉक्यूमेंट्री में तो आपने और भी बड़ी रिसर्च की थी। वो तो फिर रिसर्च तो होती है फ़कीर खाना। उस रिसर्च के तो आप मास्टर हैं ना। फ़कीर खाना म्यूज़ियम पाकिस्तान का पहला प्राइवेट म्यूज़ियम है, और अगर उसको हिस्टोरिकली देखा जाए तो लाहौर म्यूज़ियम से भी पहले का म्यूज़ियम है। मतलब ये कि 1905 में गालिबन वो मेरा ख्याल है कि वो जितने भी म्यूज़ियम पंजाब में शायद उनका फीडिंग पॉइंट भी वही है। सर अगर ये भी कहा जाए तो मेरा ख्याल है फ़कीर खाना म्यूज़ियम को अगर हम देखें तो फ़कीर खाना म्यूज़ियम जो है ना बेसिकली वो एक हब है सिख तहज़ीब का या सिख रजीम का। क्योंकि जो फ़कीर सैफुद्दीन साहब हैं उनके जो 4 फादर्स थे, जिनमें फ़कीर अजीज़ुद्दीन, फ़कीर इमामुद्दीन और फ़कीर नूरुद्दीन, वो रंजीत सिंह की कैबिनेट में शामिल लोग थे और बड़े अच्छी पोजीशंस पे थे, मिनिस्टर्स थे, उनके एडवाइज़र्स थे। तो फ़कीर खाना जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो वो एक सिख हेरिटेज का भी गढ़ है। सिख तहज़ीब के या सिख अहद के बहुत सारे जो है आर्टिफैक्ट्स हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे, और इसके अलावा ब्रिटिश टाइम पीरियड के गंधारा सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स फ़कीर खाना में बदरजा उतम पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया जी? ये जो सीरीज़ थी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान और सत श्री अकाल पाकिस्तान और स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, इसके बाद आपने कोई और भी किया या प्रोजेक्ट या नहीं? इसके बाद इस ऑन एंड ऑफ गाहे जो प्रोग्राम्स है डिस्कवर पाकिस्तान में करते रहे, लाइक छोटे छोटे मोती मस्जिद पे प्रोजेक्ट किया, सून वैली के ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें आप भी हमारे साथ ही शरीक थे, बल्कि आप वन ऑफ द कैमरा पर्सन, आपने बड़े खूबसूरत शॉट्स वहाँ पे बनाए। मतलब सून वैली के अंदर जो मैं ये समझता हूँ कि जो अगर मैं शॉट्स को निकालूँ कि अगर 10 बेहतरीन शॉट्स मेरे थे तो उनमें से 5 तो आपके शूट किए हुए शॉट्स थे, और ख़ासतौर पे वाला शॉट जो हमने टाइटल में लगाया था बर्ड का,
कि वो खबे की झील के ऊपर जो एक परिंदा यूं उड़ के पूरा 45 अच्छा, वो डिग्री। दो लोगों ने वो शॉट लिया था, एक मैंने लिया था, एक दानिश कमर ने लिया दानिश कमर इज़ अ वेरी गुड कैमरामैन। था। हाँ जी। मतलब अगर मैं कहूँ कि डिस्कवर पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट कैमरामैन हैं उनमें से एक दानिश कमर टॉप ऑफ द लाइन है। और कैमरामैन के अलावा एक टेम्परामेंट होता है, एक बिहेवियर होता है इंसान का, कि उसके अंदर जो है कितना बर्दाश्त का मादा है, किस कदर वो एनर्जी के साथ काम करता है। तो दानिश अगरचे इस वक्त नहीं देख रहा, अगर दानिश देख रहे हो तो ये मैं आपके लिए ही ये बात कह रहा हूँ कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट कैमरामैन in my एज वेल career. एज ड्रोन ऑपरेटर। as well as drone operator. You are one of the best cameraman in my 22 years career. तो दानिश कमर जो है वो एक शानदार कैमरामैन है और सबसे ज़्यादा कि वो बिहेवियर वाइज बहुत अच्छा है। दानिश ने मेरे साथ जो मोस्टली काम किया डिस्कवर पाकिस्तान में लगभग मैंने 4 साल काम किया। उन 4 बरसों में जो सबसे बेहतरीन काम मेरे साथ जिस कैमरा पर्सन ने किया या कैमरामैन ने किया वो दानिश कमर, क्लाइव रॉजर ने भी कुछ किया, और एक लड़का डिस्कवर पाकिस्तान में आया था नया, सत श्री अकाल पाकिस्तान जब सीरीज हमने शुरू की, मोहम्मद अली वो बहुत अच्छा ड्रोन ऑपरेटर, वो भी अच्छा कर। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, डिस्कवर पाकिस्तान में जो है वो ये उस इदारे की क्वालिटी थी कि वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे। जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, मसलन लाहौर फोर्ट की डॉक्यूमेंट्री जब हम शूट करने गए, उसका प्रोड्यूसर ज़ीशान भट्ट था, लेकिन आप में सारे हम उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह से मुर्तज़ा था, मुर्तज़ा की पहली डॉक्यूमेंट्री थी जहांगीर टॉम की, सब गए थे, तो सब उसमें गए थे। सर देखें बात वही है, देखें किसी भी इदारे की कामयाबी जो होती है ना, वो किसी भी इदारे की हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी इवन सोसाइटी की भी, वो एक कलेक्टिव वर्क से होती है कि जब आप एक टीम बन के एक जेल होकर काम करते हैं और ये सोचे समझे बगैर करते हैं कि मेरा से ज़्यादा हो कि हमारा पे जब आप आते हैं, तभी क्वालिटी प्रोडक्शन जो है क्रिएट होती हैं और तभी चीज़ें निकल के आती हैं। और डिस्कवर का जो एक्सपीरियंस है और डिस्कवर के अंदर जो लोग हैं, और अगेन सर मैं ये समझता हूँ कि जो कैप्टन होता है गेम असल में कैप्टन की होती है, टीम को लेके कैसे चलता है। और डॉक्टर कैसर रफ़ीक जो है वो एक ऐसे शानदार कप्तान है, अभी भी माशाल्लाह वो बेहतरीन प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कप्तान ने जो हमारे लिए जो कप्तान चुना वो आपको चुना, और आपकी रहनुमाई में हमने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, और ना सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, एक बड़ा अच्छा माहौल डेवलप किया, एक पॉजिटिव एनर्जी जो थी वो हर तरफ वाइब्रेशन जो है उसकी वो होती थी, और वो कर रही है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो इदारा जो है उस पर मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी 2017 में, जनवरी 2017 में। अच्छा, उस टाइम हमारा कोई वो लाइसेंस का भी नहीं था। 2019 में हमने लाइसेंस अप्लाई किया। हमारा फोकस टोटल जो था वो रिसर्च एंड आइडियाज़ के ऊपर था जी, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा जो लोग देख रहे हैं हमें इस वक्त या जो डिस्कवर पाकिस्तान को देखते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान का वो चैनल है कि अगर हम किसी को बताएं ना कि उसमें क्या था, उसमें टोटल 16 लोग थे जब हमने ये चैनल लॉन्च किया था। 16 भी नहीं थे, 4 लोग थे, मैं था, आप थे, ज़ीशान था और दानिश कमर था। 4 लोग थे जो कि प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे थे। वो प्रोडक्शन में थे ना जी, बाकी जो है वो ओवरऑल मिला के जो है वो टोटल 16 लोग थे हम। तो पूरे चैनल का जो स्टाफ है वो 16 लोगों का था और प्रोडक्शन में सिर्फ 4 लोग थे। हाँ, और हम कोविड के दिनों में भी धड़ाधड़ जो है वो वर्किंग। शालामार बाग की डॉक्यूमेंट्री आपको पता है? हाँ जी, जो मेरे हिस्से में थी, वो हमने कोविड के दिनों में बनाई। एकदम से लॉकडाउन लग गया, पूरा प्लान किया जी कोविड आ गया जी, कोरोना फैल गया जनाब, अब बंद हो गया। हमने कहा नहीं भाई, बंद नहीं हुआ, हमने किसी के साथ नहीं करना, हमने मास्क चढ़ा के शालामार बाग शूट किया पूरे का पूरा। अच्छा, आपकी एक बात मार्केट में बड़ी मशहूर है, जो आप अक्सर जो है वो मेरे से भी करते होते थे कि यार मैं 22 करोड़ आवाम के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं किसी एक बंदे के लिए बना रहा हूँ। ये क्या कहानी है? वो जो किसी एक बंदे के लिए मैं कहता हूँ ना, बेसिकली मैं उस बंदे को ज़हन में रखता हूँ जो उस सब्जेक्ट के बारे में जानता है। मुझे खौफ उस बंदे से आता है कि जो उसको पकड़ ना ले कि भाई ये क्या किया, क्योंकि जो जानता है मैं उससे डरता हूँ। तो मैं उसको जहन में रखते हुए चीज़ों को, और आपको पता है
अमूमन आप भी कहा करते थे कि भाई ये आप क्या पेपर वर्क करते रहते हैं, लिखते रहते हैं हर वक्त, इतना ना करें, ये ना पेपर करें। वर्क से मैंने आपको कभी नहीं मना किया, मैंने आपको हमेशा मना किया था जो आप ट्रांसक्राइब आसान करते थे। काम को मुश्किल करते थे, ट्रांसक्राइब नहीं नहीं जब नहीं नहीं करते नहीं, थे। वो यही तो ट्रांसक्रिप्ट जो है, सर देखें, गेम यही होती है असल चीज़। मैंने 25 मिनट का एक प्रोग्राम निकालना है, अब उस 25 मिनट के प्रोग्राम के लिए मैं जो शूट करके आया हूँ फुटेज, वो 2.5 घंटे की है, 3 घंटे की है। वो 3 घंटे की फुटेज जो है उसको अगर मैं एडिटिंग टेबल पे एडिटर के साथ बैठूंगा तो वो जो मेरे दिमाग में एक स्टोरी है, जो मैंने एक प्री एडिट करके कहानी डेवलप की हुई है, वो उस तरह से नहीं निकल पाएगी। तो मैं ये कहा करता था कि, बल्कि मैं ये अभी मैं ये कहता हूँ कि प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को पूरी मेहनत अपने कंटेंट के ऊपर करनी चाहिए। और ये मैं अपने देखने वालों से भी यही कहूँगा कि जो देख रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, ये चीज़ें इस तरह की करते हैं, एक तो प्री प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान दें भाई आप, और दूसरा ये कि प्री प्रोडक्शन के बाद जब आप प्रोडक्शन करके आएँ तो आप अपनी एडिटिंग टेबल के ऊपर अपना टाइम मैक्सिमम बचाएं। और वो टाइम उसी वक्त बचता है जब आपका पेपर वर्क, आपकी एडिट ऑन पेपर होती है। मुझे याद है डिस्कवर पाकिस्तान में जब हमने स्टोरी ऑफ पाकिस्तान शुरू किया तो हमारे एक एडिटर रेहान बाजवा साहब, वो उसको एडिट कर रहे थे पहला प्रोजेक्ट मेरा, मैं भी उनके साथ फर्स्ट टाइम मिला था और गायबाना तौर पे उन्होंने मेरा नाम सुना हुआ था, मैं भी उनको जानता था, लेकिन प्रैक्टिकली हम पहली बार काम करने लगे। तो रेहान साहब से मैंने कहा उन्होंने मुझसे पूछने लगे, सर ये कितनी देर का प्रोजेक्ट है, आप कितने मिनट का प्रोग्राम? मैंने कहा भाई ये 25 से 30 मिनट का होगा। तो उन्होंने कहा जी तो एडिट का? मैंने कहा एडिट आप बैठें, एडिट हम कल करेंगे। मैंने पूरा दिन बैठ के उसको ट्रांसक्राइब किया, जब एडिटिंग पर आए तो 15 से 20 मिनट में हमने पूरे 25 एपिसोड का कंटेंट काट लिया था। तो क्यों काटा? होता ये है कि जिस वक्त आप किसी की गुफ्तगू रिकॉर्ड करते हैं, गुफ्तगू रिकॉर्ड करके आप अपना मतलूबा कंटेंट जो है वो जब तक आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे या उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे वो नहीं निकल सकता, क्योंकि बात से बात को जोड़ के आपने, मतलब एक तरह से प्रेस ही होती है ना वो, खलासा जिसको हम कह लेते हैं, तो वो उसी सूरत में निकलता है जब आपने लिखा हुआ है, उस लिखे हुए में से आपने निकालना है और फिर उसको आपने एडिट करना है। ये आपका मेरा ये वाला इख्तलाफ जो है वो शायद हमारी ज़िंदगी के इख्तिताम तक रहेगा। दौर थोड़ा सा वो चेंज हो गया। मैं बड़े बड़े ड्रामे, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ या बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो एडिट की हैं, लेकिन वो जिस वक्त मैं शूट कर रहा होता हूँ तो वो मेरे दिमाग के बीच में वो एडिट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने इस्टेब्लिश किए होते हैं कि मैंने इसको यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है। उसको लिखने की मुझे एटलीस्ट ज़रूरत नहीं होती। बस बहरहाल वो आपका अपनी अपनी मुकाबला आदत तो है, हम नहीं कर मैं लिखने का आदी हूँ तो मैं पेपर के ऊपर, अच्छी बुरी आदतें जो हैं वो सब में होती हैं। वो सब में ही होती हैं। एक आदत आपकी और भी है। उस आदत को आप डिस्कस ना करें। नहीं, वो तो देखें आपकी जो है वो बायोग्राफी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आदत तो बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये हमारे जो हाशमी साहब हैं, उस्ताद मोहतरम जो हैं, इनकी एक आदत बड़ी मशहूर है और वो है इनकी इस्तीफ़े देने की आदत। और इसीलिए इनको लोग जो हैं वो रीज़नेबल की बजाय रिज़ाइनेबल पर्सनालिटी कहते हैं। ये क्या कहानी है सर? डिजाइनेबल पर्सनालिटी कहते हैं, चलें मर्जी उनकी। सर वो कंफर्ट लेवल मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे जब लगता है कि मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पे, ये काम उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ काम करना, क्योंकि देखें पैसे तो बहरहाल कमाने हैं, सब ने कमाने हैं और पैसे ही कमाने के लिए निकलते हैं। रोज़गार तो उसके बगैर तो गुजर बसर है ही नहीं। मगर मेरा ये होता है, पता नहीं एक सेल्फ सेंसर है मेरे अंदर, या मैं अपने आपके साथ ही, ये मेरा अहद है कि मैंने जो काम है उसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब उसके अंदर जाहिर है अगर मैं काम करूँगा तो वक्त भी लगेगा। और दूसरी बात ये है सर कि आप ये देखें कि जो आपकी प्रोडक्ट टेलीविज़न स्क्रीन पर चलनी है ना, उस पर किसी ने ये नहीं देखना कि ये कितने दिनों में बनी है, इस पर कितना काम हुआ है, घंटे में हुई है, 2 दिन में हुई है, महीने में हुई है। उन्होंने एंड रिज़ल्ट देखना है कि प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो क्या है, कंटेंट कैसा है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि उनको कैप्टिवेट कर सकती है, जकड़ सकती है, ये बांध के बिठा सकती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं पूरे का पूरा जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होके उसके ऊपर पूरा फोकस करके काम करूँ। तो उसमें बाजू का टाइम भी लगता है, लेकिन क्योंकि रैट रेस एक लगी हुई है, अब लोगों के पास वक्त ही नहीं है। हालांकि घड़ी के टाइम में तो वही 59 सेकंड ही है भाई, और 12 घंटे का ही दिन है, 24 घंटे ही हैं, 25वां घंटा भी नहीं बढ़ा, 20 घंटे हुए। टाइम मैनेजमेंट जो है असल में वो
एक अजीबोगरीब सी साइंस है, और उसके अंदर फिर ये है कि हम लोगों ने कुछ सेल्फ अजम्पशन का भी शिकार हो गया कि हमने खुद से ही ज्यूम कर लिया कि वक्त नहीं है भाई, जल्दी कर लो जल्दी कर लो। तो वो हबड़ दबड़ वाला मैं आदमी नहीं हूँ, मतलब मैं T20 वाला नहीं हूँ, मैं टेस्ट प्लेयर हूँ। लेकिन टेस्ट जो है वो तो अब मधूम होता जा रहा है ना जी, ख़त्म हो गई चीज़ें वो। कोई बात नहीं, नेचर को चेंज नहीं कर सकते आप, सूरज तो उतनी ड्यूरेशन का वैसे निकलता है। ज़माने के साथ तो चलना चाहिए, तो ज़माने के साथ चल रहा हूँ ना सर, स्लो स्पीड में चल बीटा रहा है। कैम से मेमोरी कार्ड पे आ गए हैं। नहीं वो तो देखें, वो तो हम मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने आप को लकीएस्ट जनरेशन के हैं, तो वो कम नहीं होगा कि हमने हमने देखा है जिस तब्दीली का अहद देखा है हमने। जिस कदर तेज़ी से माशरे में टेक्नोलॉजी में हमने ट्रांजिशंस देखी हैं, वो शायद ही कोई देख पाए। और सर ये मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हम लकी हैं कि हमने वो जो एक अहद है वो बदलता हुआ देखा है, टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए देखा है। लाइक अगर जिन उम्र के जिन हिस्सों में हम हैं कि ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न से लेके आज मोबाइल फ़ोन तक और AI तक का जो एक सफ़र है, उसकी विटनेस है हम, कि हमने देखा है कि PTV का इंतज़ार फरमाइया भी चल रहा होता था, हॉलैंड से हॉकी का मैच बरहा रहा था तो मौसलात इशारे के ज़रिए से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, इंतज़ार फरमाइए का कार्ड आ जाता था। और इंतज़ार फरमाइए के आगे भी हम लोग बैठे रहते थे। इंतज़ार फरमाइए कि हम बैठते, क्योंकि सर वो कहता था कि इंतज़ार फरमाइए, तो हम कहते चलें फरमा लेते। और अब जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइव मैच देख रहे होते हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो देख चेंज हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं चेंज नहीं होगा। नहीं, मेरे अंदर भी काफ़ी तब्दीली आई है, पहले ऐसा नहीं था, मैं अब ऐसा हो गया हूँ। तो मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी आने से ना लोग शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा चले गए। अब वो नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में एक बड़ा डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहता कि वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ नॉलेज, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम एक मालूमात के अहद में ज़िंदा हैं, हम इल्म के अहद में ज़िंदा नहीं हैं। कि आज बच्चे से आप टक करके पूछें कुछ, वो टक करके बता देता है जी, गूगल करता है जी, ये है ये है ये है, तो मालूमात है। वो जो इल्म है, जो तरबियत का अंसर है, मतलब मैं अपनी फील्ड की मिसाल लेता हूँ कि जिस तरीके से हम तमीज़ और तहज़ीब से हमने सीखा, आज के दौर में उस तरह से नहीं है। आज भगदड़ मची हुई है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, इज्जत क्या है, म्यार क्या है, और हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया है। शायद मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी कैमरे से, अपनी आंख से सोच रहा हूँ, मगर फ़र्क पड़ा है सर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि ये तो एक आपकी शख्सियत का एक साइड है, दूसरी एक साइड मैंने देखी हुई है आपकी, वो साइड बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप जिस वक्त कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आप उसको एक्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मसलन आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होते हैं कि ऐसे करो, आपके अंदर छुपा हुआ एक फनकार है। वो क्या कहानी, मैंने आपका मैं कोशिश करूँगा जी कि मुझे एक दो इनके क्लिप्स हैं, मैं और हाशमी साहब इकट्ठे एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, एक दो प्रोजेक्ट्स हमने इकट्ठे किए, उसमें मैंने हाशमी साहब को देखा एक मलंग को, वो उसको बताते हुए कि तुमने ऐसे करना है, और वो नागन डांस टाइप की चीज़ थी। वो अगर मुझे कहीं से क्लिप मिल गया तो मैं लाजमी शेयर करूँगा। और हाशमी साहब से गुफ्तगू तो जारी रहेगी। अगर आपने TNT TV PK को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो वो लाजमी कर दीजिएगा। वो क्या स्टोरी है हाशमी साहब? सर स्टोरी के पीछे फिर वही वाली बात कि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि देखें जो चीज़ चले उसके अंदर किसी किस्म का कोई सुकम ना रहे, कोई होल ना रहे, कोई झोल ना रहे। नहीं, लेकिन जितने बड़े आर्टिस्ट आप हैं वो तो नहीं है ना आर्टिस्ट जिससे आप कह रहे हैं परफॉर्म करने का। सर लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना कि वो वैसा करे। तो जो आपका वो ऐसे करके डायरेक्टर का जो वो डायरेक्टर का काम तो बेसिकली डायरेक्ट करना है ना, हिदायत करना। अगर मैं हिदायत नहीं करूँगा या अपने किसी बंदे को या अपने किसी ऐसे मतलूबा शख्स को जो कि मेरे साथ इन्वॉल्व है, अगर वो उसको मैं सही तौर से डायरेक्ट नहीं करूँगा कि भाई मुझे ये चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो उस तरह से चीज़ में वो खूबसूरती और परफेक्शन नहीं आएगी। तो उसके लिए डायरेक्ट करना पड़ता है और समटाइम एक्ट करके दिखाना पड़ता है कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से करो यार, ये यहाँ से नहीं आना, यहाँ से आना है और इस तरह से आना है और ये करना है। तो वो तो फिर जाहिर है, अगर मुझ में अगर बताने का नहीं है मुझे जो चाहिए, मुझे अगर वो क्लिप मिल गए तो वो मैं शेयर लाजमी करूँगा ताकि लोग वो देखें कि एक
डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं अपनी प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए, और वो फिर जब वो तारीफ़ें या अवार्ड्स मिलते हैं तो वो उसी मेहनत का समर होता है कि जो वो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जो है वो बिहाइंड द कैमरा कर रहा होता है, और बाज़ दफ़ा वो कैमरे की आंख में काबू भी आ जाता है। हाँ वो, लेकिन बस ये है ना कि हर डायरेक्टर को और हर प्रोड्यूसर को ये चीज़ भी जहन में हमेशा रखनी चाहिए कि वो जो मेहनत होती है या वो जो एंड रिजल्ट होता है, ये जो अवार्ड होता है, वो उस अकेले का नहीं होता, उसकी पूरी उस टीम का होता है जो उसके साथ मुआविन होती है, जो उसके साथ पूरी तरह से जेल होकर, पूरी तरह से जुड़ के उसको इस काबिल करती है कि अब वो ये अवार्ड या ये अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ के जो है भरे भरे पैकेट उठाए। तो इसमें सिर्फ अकेले आदमी का सर काम नहीं है ना, ये जी, एक आदमी का काम नहीं है। टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क। टीम इज़ अ ड्रीम वर्क। तो ये तो लिखी पड़ी बात है। अच्छा हाशमी साहब, थोड़ा सा आपके आपके बारे में ये भी बड़ा मशहूर है कि आप बड़े रोमांटिक आदमी हैं और आपके बड़े इश्क वगैरह जो हैं वो चलते रहे। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये तो मुझे पता है कि आप आशिक मिजाज आदमी हैं। मेरा ख्याल है कि रोमांटिक तो हर शख्स ही होता है। नहीं, आप कुछ ज़्यादा हैं सर। आपके बारे में जो है वो फिर लोगों को भी लगता है। नहीं, वो हमने देखा भी हुआ। सर रोमांस तो अब लाइफ देखें है। आपके कान सुर्ख हो गए, इसका मतलब है कि बाद में कुछ हकीकत तो है। इसका मतलब है कि मैं कितना हया वाला हूँ, शर्मीला हूँ कि मेरे कान सुर हो गए ये सुन के आपकी बात। होना चाहिए सर, क्योंकि ये तो हुस्न है ज़िंदगी का। अच्छा, इश्क में हमेशा कामयाब रहे या कभी नाकामी भी हुई? कामयाबी और नाकामी तो कंप्लीशन के बाद होती है। अच्छा मैं तो अपने आप को इश्क का तालिब इल्म समझता हूँ। अच्छा, बड़ी बात है। कितने क्लासें इश्काबाद का तालिब इल्म हूँ मैं, मतलब कितनी इश्काबाद का बासी हूँ। कितनी क्लासें आप इश्क की? ये क्या बताऊँ मैं आपको। बता दें सर, लोगों को पता होना चाहिए ना अली हाशमी है क्या। अली हाशमी ठीक है यार, बस क्या पता ठीक तो है। कुछ चलो, बातें भाभी हैं। भाभी कुछ नहीं कहती नहीं उनको सब पता है। तो हमें भी बता दें। तो अब भाभी तो नहीं है ना 20 सर। 25 चीज़ तो मुझे भी पता है, बाकी आप बता दें। बस ऐड करते रहें, अच्छा हर चलो, दिन एक नया दिन है ना सर। चले एक सिंपल बता दें, सेंचुरी क्रॉस हो गई है या नहीं? सर मैं गिनती से आज़ाद हूँ। अच्छा, दैट इज जस्ट अ फिगर। मतलब मैं मोहब्बत हूँ, मुझसे कोई भी मोहब्बत कर ले मैं हाजिर। दो तरफा मोहब्बत पे यकीन रखते हैं, एक तरफा पे? यार देखें, जो मोहब्बत होती है ना, वो अतराफ़ की मोहताज नहीं होती कि दो तरफा है या एक तरफा है, बस वो होती है। मेरा ये कहना है कि मोहब्बत जो है ना एक दरख्त की तरह से है, उसका फैलाव है, वो जिस कदर फैले उसमें उसकी छाँव में जो भी आ जाए बेहतरीन। अच्छा, मोहब्बत जो असल में मोहब्बत की शादी जो आपकी तारीफ़ और तौज़ीह है ना, मोहब्बत को या इश्क को हमने महज जोड़ दिया है किसी एक फ़र्द के साथ, कि अगर मर्द है तो वो किसी औरत के चक्कर में होगा, या अगर औरत है तो किसी मर्द के चक्कर में। भाई इश्क तो हर चीज़ का इश्क है ना। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म वो है जो आपकी अप्रोच में नहीं है, आपकी दस्तरस में जो नहीं है वैसे वो चीज़। बात घुमाने के एक्सपर्ट हैं आप। मैं रोमांस तो वो है जो आपको आपकी ऐसे डिटेल में ले जाके ना बात को घुमा देंगे। ठीक है जी, मोहताज है जी, बिल्कुल मोहताज है जी। अच्छा, शादी आपकी जो है वो अरेंज है या लव मैरिज है? शादी प्योरली मेरी वालदा की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज हुई। अच्छा, और माशाल्लाह आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 साहबजादे। अच्छा, ठीक है। और करंटली आप क्या कर रहे हैं आजकल? करंटली इन दिनों तो खैर मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। अभी पीटीवी के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहा था मैं, एज अ रिसर्चर एंड कंटेंट राइटर। वो एक टॉक शो है, वो कर रहा हूँ। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह प्लान कर रहा हूँ, कुछ शॉर्ट फिल्म्स चल रही हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट्स हैं। बस ये चीज़ें चल रही हैं और पढ़ना पढ़ाना चल रहा है। ठीक है। और कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी, जो अभी तक आप पूरी करना चाह रहे हो और रह गई हो? ख्वाहिश की तरफ कभी ध्यान ही नहीं किया, बस ज़िंदगी है, चल रही है, चलती रहे। ख्वाहिशात तो होती हैं। आप तो एक टारगेटेड और टारगेट ओरिएंटेड ख्वाहिश पर्सनालिटी मेरी हैं। बस यही होती है कि मैं जो काम करूँ उसको मैं बेहतर तौर पे कर लूँ, बस यही ख्वाहिश होती है।
वो जो होता है ना कि एक बड़े लंबे चौड़े सपने देखना या एक अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी ये ख्वाहिश जो है, जो अक्सर आप पूरी करते हैं, फ्रीलांसिंग में वो पूरी नहीं हो सकती, वो उसका फिर आप क्या हल निकालते हैं? मैं समझा नहीं आपका सवाल। डिज़ाइन देने वाली। रिजाइन रिजाइन देने वाली, वो मैंने आपको पहले बताया ना कि रिजाइन में थोड़ा सा मैं अपने काम के मामले में बड़ा टची हूँ, तो चिढ़ जाता हूँ जब कोई मुझे इस तरह की डायरेक्शन या इस तरह की कोई राय दे रहा होता है जो कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या मेरे काम से रिलेटेड मौजू नहीं होती, या मुझे लगता है कि यार इनको समझ नहीं है काम की। वक्त लगता है ना सर, असल में लोग शॉर्ट टर्म गेन इज़ अ लॉन्ग टर्म पेन, तो मैं लॉन्ग टर्म पेन से बचने के लिए ना शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में कभी नहीं जाता हूँ। हम्म, मैं मतलब मैं कोई दावा नहीं करता, दावा तो अल्लाह ताला की ज़ात को ज़िब देता है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने अभी तक जितना काम किया है वो अप टू द मार्क ही किया है। मैंने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, चाहे वो कंटेंट है, चाहे वो शॉर्ट्स हैं, चाहे वो लाइट है, चाहे वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व ऑन कैमरा जो लोग हैं, चाहे वो इंटरव्यूअर हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं। इवन मोर महल की मैं मिसाल आपको देता हूँ कि मोर महल एक बहुत बड़ा सीरियल था, और उसमें मुझे जो सरमद सहबाई साहब ने और सरमद सुल्तान खुर्सट साहब ने अपने साथ अटैच किया एज डायलॉग एंड डायलेक्ट कोच। उन्होंने कहा जी कि आप उर्दू लबो लहजे की इसमें कोचिंग करेंगे और एक्टर्स को ज़रा बताएंगे कि क्या किस तरह से। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दयानदारी से काम किया, और उसमें मैंने पाकिस्तान के जो टॉप लाइन ये एक्टर्स तो हैं उनको पता है ट्रेन जी किया। कि आप बड़ी ईमानदारी से और हाँ, बड़ी दयानतदारी से काम करते हैं। क्योंकि सर उसमें देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि होता ये है कि हमारे यहाँ एक जो है ना चीज़ वो बनी कि जी बस ये आज करना है, या भाईजान आपकी ये डेडलाइन है, इसके ऊपर करना है। तो जो डेडलाइन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होता है ना कि जी बस परसों चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं परसों दे दूंगा आपको, लेकिन मुझे आपने परसों तक छेड़ना नहीं है, फिर मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। वो बीच में जो आगे फिर मदाखलतें हो जाती हैं ना, बॉसेस की तरफ से हो जाती हैं, और वो अच्छी आए, अच्छी को तो मैं बिल्कुल ऑन करता हूँ। मतलब मैं ये पहले भी मैंने आपसे कहा कि मैं अकेले कुल नहीं हूँ। मैं इवन जब शॉट बना रहा होता हूँ तो मेरी आदत है मैं अपने स्पॉट बॉय से भी पूछता हूँ कि यार बता भाई सही लग रहा है ऑन सेट ऑन कैमरा या ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। मैं सबकी बात सुनता हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं पोस्ट पे आ गया हूँ या प्री प्रोडक्शन के फेज़ में हूँ, उस वक्त जब मुझे को मुदाखलत करता है या मुझे कहता है कि भाई क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर मैं ज़रा चिढ़ जाता हूँ। तो रिज़ाइंस की बेसिक रीज़न जो है वो यही है कि वो जो एक बिला मकसद या बिला वजह की जो एक मदाखलत होती है, उससे मैं इरिटेट होता हूँ। अच्छा, मैंने 2009 में अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया, और उसमें भी मैंने कुछ कंटेंट जो है वो ऐसा ही रखा कि जैसा अभी मेरे इस चैनल पे कंटेंट चल रहा है। करंटली जो सिनेरियो है सोशल मीडिया का, उसमें जो कंटेंट है वो बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का है। एटलीस्ट मैं, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी इस तरह से काम किया ही नहीं है कोई कि मेरे ऊपर कोई उंगली उठा सके। तो अभी जो करंटली कंटेंट चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि वो कंटेंट जो है वो सेल हो रहा है, बिक रहा है, वो कंटेंट अजीबो-गरीब किस्म का कंटेंट है, झूठ पे, फ़रेब पे मबनी है, उबाशियत पे मबनी है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर देखिए मैं आपको बताऊं कि जो यूट्यूब है या वेब है वो तो ग्लोबल है। अगर हम उसको कहेंगे कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ या 23 करोड़ आवाम के लिए है तो ये झूठ होगा। और जहाँ तक कंटेंट की बात है, मैं ये समझता हूँ कि हर तरह के कंटेंट की ऑडियंस मौजूद है आपके पास। डिस्कवर पाकिस्तान इनिशिएटिव जो डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब का था, आप उनके साथ शरीक-ए-कार थे उस प्रोजेक्ट के अंदर। उस वक्त जिन लाइन्स के ऊपर आपने वो टीवी चैनल खोला था, उस वक्त उस तरह का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, वो कंटेंट ही नहीं था। हमारे यहाँ असल में एक रैट रेस भी है ना कि हम फॉलोअर्स हैं, इनिशिएटिव लेने से लोग डरते हैं। तो ये बात मैं आपसे भी कहूँगा और अपने नाजरीन जो देखने वाले हैं जिनमें क्रिएटिव लोग भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आज़ाद होकर जो आप करना चाहते हैं आप वो करें। इस खौफ से आज़ाद हो जाए कि इसको देखेगा कौन। हर तरह की ऑडियंस दुनिया में मौजूद है। संजीदा मिजाज प्रोग्राम देखने के लोग भी मौजूद हैं, लिटरेचर बेस्ड प्रोग्राम भी देखने के लोग मौजूद हैं। म्यूज़िक के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अभी तक बहुत सारे फील्ड्स ऐसी हैं, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं, बहुत सारे जॉनर्स ऐसी हैं जिनके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। लोग खौफ में मुब्तला हैं,
ओ यार इसकी तो ऑडियंस ही नहीं है, ओ यार ये कौन देखेगा, छोड़े पर इसको। भाई आप इनिशिएटिव तो लें। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। मैंने ना जुलाई 2023 में डिस्कवर पाकिस्तान को खैरबाद का मेरा एक पर्सनल प्रोजेक्ट था जिसको मैं करना चाह रहा था, और स्टिल इन प्रोसेस के वो मैं करना चाह रहा हूँ। मीन टाइम मैंने एक चैनल, सोशल मीडिया का चैनल ज्वाइन किया जिसका नाम है पाकिस्तान खबर। फिर वो उसने ग्रो किया, एक और चैनल आ गया खबर पाकिस्तान के नाम से। अच्छा, उस चैनल के बीच में हमने ये डिसाइड किया, फ़ारूक सुहेल गोविंदी साहब और डॉक्टर इरफान शुजा साहब, अदील शुजा साहब, ये इसके ऑनर्स हैं। तो इन्होंने ये, हम सब लोगों की कंबाइन एक राय थी कि हम वल्गैरिटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम अनबाइस्ड और अच्छा कंटेंट जो है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो लोगों को देंगे। तो हमें मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि इसको देखेगा कौन। मैं ये आपकी उस बात को सेकंड कर रहा हूँ कि कंटेंट देखने वाले लोग मौजूद हैं। इनिशियली तो हमें बिल्कुल भी उसके ऊपर जो है वो नहीं, कोई भी चीज़ या फीडबैक हमें नहीं आ रहा था, लेकिन हम इस चीज़ पे खुश थे कि वो ऑर्गेनिकली जो है वो ग्रो करना शुरू हो गया। फिर वो टॉक ऑफ टाउन बना कि यार ये लोग जो है ना, ये अनबाइस्ड जो है वो चीज़ें, ख़बरें भी अनबाइस्ड दे रहे हैं, तबसरे भी इनके अनबाइस्ड हैं। तो वो आहिस्ता 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 वो लिफ्ट अप होना शुरू हो गया। कंटेंट देखते हैं लोग, वो आप जो भी बनाएं। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि करंटली जो कंटेंट, एक अजीबो-गरीब किस्म का कंटेंट, के थंबनेल के ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है। वो सिर्फ एक जो है वो एक हरी क्रिएट करने के लिए, नारकी क्रिएट करने के लिए वो ये इस किस्म की चीज़ें दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था। सर देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, खबर जो है या वो हादसे से पहले की होती है या हादसे के बाद की होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हादसा ही खबर हो गई है, एक चीज़। दूसरी ये है कि लोग जो है अब वो इस कदर आदी हो गए हैं खबरों के, न्यूज़ के, कि हर तरफ न्यूज़ चैनल्स की भरमार है और एक ही खबर हर चैनल के ऊपर चल रही होती है और वो हर चैनल बिजनेस भी कर रहा है उसी खबर के ऊपर। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोगों का एक मिजाज है, हम कहते हैं ना कि जी लोग ये चाहते हैं, लोग कुछ नहीं चाहते हैं। लोग वो चाहेंगे जो हम बनाएंगे। लोगों की चाहत या लोगों का इंटरेस्ट हम लोगों ने डेवलप करना है। हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि हमने ये समझ लिया है कि यार ये वाला बनाओ, यार लोग ये देखते हैं। भाई लोग तो देखते हैं, आप उनको क्या दिखाना चाह रहे हैं। मतलब मैं अगर एक रेस्टोरेंट पे जाता हूँ चाय पीने के लिए या कुछ फास्ट फूड के लिए या कुछ दही भल्ले खाना जाता हूँ, अगर वो एक ही जैसा जायका होगा तो लोगों ने तो आना है, उन्होंने तो खाना है। अगर आप कुछ डिफरेंट लेकर आएंगे तो लोग स्विच करेंगे ना, शिफ्ट करेंगे उस तरफ। हमारे यहाँ जो अलमिया है वो ये है कि वो जो थंबनेल की बात करें कि ऊपर कुछ होती है, टैगलाइन और होती है, अंदर प्रोडक्ट कुछ और होती है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो यूट्यूबर्स हैं या वो जो लोग पूरे इसको सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने उनकी साइकी को समझ लिया ना लोगों की, कि लोग जो है वो शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में होते हैं कि वो फटाफट देख लें। और फिर फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है बुनियादी तौर पे ना। शाह साहब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हमारी सोसाइटी के अंदर और उस फ्रस्ट्रेशन के पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। हमारी डोमेस्टिक लाइफ भी है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं। और फैमिली इश्यूज़ जो है या जो डोमेस्टिक लाइफ है या अंदर घरों के अंदर जो झगड़े हैं, फसाद है, उसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत मैटर करता है। और इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसके पीछे हमारी पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए ना कि अगर एक आदमी एक जगह पे 2 लाख रुपए ले रहा है या 3 लाख रुपए ले रहा है, एकदम से उसकी जॉब ख़त्म हो जाती है किसी भी वजह से, लेकिन उसने अपने आप को सर्वाइवल की जंग में शामिल है, जाहिर है वो। तो अगर वो 2 महीने या 3 महीने नौकरी की तलाश में रहता है, कुछ नहीं होता, तो वो जो है पूरे का पूरा सिस्टम उसका डिस्टर्ब हो जाता है घर का। उसको फिर अगर लाख रुपए की भी ऑफर आती है तो कहता है कि चलो यार कुछ तो आएगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब वो जो लाख रुपए आ रहा है, वो जो 2 लाख रुपए उसकी ज़िंदगी में से कम हुआ है, उसकी फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ी ना उसके दिमाग में। उसके घर वालों की भी जाहिर है ख्वाहिशात जो है वो एकदम से अपने आप को कट डाउन करके वो नीचे आ गए। तो जो एक क्योस क्रिएट होता है। फिर उसके अलावा हमारी जो सोसाइटी, जैसे आपने पहले गुफ्तगू की, हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी बहुत है हर तरह से। फैमिलीज़ की में भी लोग इनसिक्योर हैं, वर्क प्लेस के ऊपर भी लोग इनसिक्योर हैं। मतलब अगर आप इस चैनल के अंदर जहाँ आप बैठे हुए हैं खबर पाकिस्तान में, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल,
3 प्रोड्यूसर्स हैं आपके, उन 3 में से 2 प्रोड्यूसर जो हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरा प्रोड्यूसर आके उनसे बेहतर काम करता है, तो वो जो 2 प्रोड्यूसर्स हैं वो इनसिक्योर हो जाएंगे कि ओहो यार ये क्या, ये तो ज़्यादा अप्रिशिएट होने लग गया। तो जो एक पॉलिटिक्स है ना, वो अच्छा, जो ये वैसे ये हमारे पाकिस्तान और इंडिया का ही ये अलमिया, दुनिया में तो कहीं पे ऐसे नहीं होता, कोई भी इनसिक्योर नहीं होता, जो बेहतर आता है वो सर दुनिया के बारे में तो एक्सेप्ट करते हैं मुझे, उसको लोग। दुनिया के बारे में मुझे इल्म नहीं, क्योंकि मैं दुनिया नहीं घुमा हुआ हूँ। असल में होता ये है ना कि हम अपने सर्कल और अपने हिसार के अंदर ही रहते हुए चीज़ों को जज कर रहे होते हैं ना। मतलब अगर केटू के आप इस तरफ खड़े हुए हैं तो पहाड़ के उस तरफ क्या है वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो अपनी राय या अपनी जो भी किसी भी किस्म की कोई तज्जिया है या कोई भी जो राय है वो कायम उसी सूरत में करूँगा ना। मैं अपने गिरदो नवाही, अपने गिरदो पेश के हालात और वो वाक़यात की देखें, तराजू में वो करूँगा। मैंने वो एटीट्यूड जो है वो मैंने आपका देखा हुआ है कि देखिए मैं आपसे फील्ड में जूनियर हूँ, लेकिन मैं एक इदारे में आपका सीनियर था, बिल्कुल। लेकिन आपने वो जितना अर्सा भी 4 साल आप रहे हैं, लेकिन आपने कभी वो इस चीज़ को फील नहीं किया, ना ही मैंने कभी इनसिक्योरिटी फील की कि जी मेरा उस्ताद जो है जी वो मेरे अंडर काम कर रहा है। सर वो इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप अपना काम ध्यानदारी से कर रहे हैं ना, और अगर आप अपने काम पे फोकस है, भाई हमारी जनरेशन जो है जी वो सारी ऑलमोस्ट वो लोग ईमानदारी से और ध्यानदारी से काम करते रहे। अगर ये कोई बहुत गलत बात ना हो जाए या नाजरीन के लिए या आपके लिए ये बात जो है बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब ना लगे, तो मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ कि वो जो हमारी नस्ल थी ना वो आखिरी तरबियत याफ्ता नस्ल है। उसके बाद की जो नस्ल है वो एक बेरहवी का शिकार है। उनको पता ही नहीं है कि कौन क्या है, या सोसाइटी में मूव कैसे करना है, या हिफ्ज़ मरातिब जिसको हम बोलते हैं, एटिकेट्स या मैनर्स बोलते हैं, वो नहीं है। और अगर वो नहीं है तो उसमें भी कसूर हम ही लोगों का है, क्योंकि वो हमारे बाद की नस्ल है, हम ही ने उनको तरबियत याफ्ता करना था। जी। लेकिन हम इस तरह के मसाइल का शिकार है, इस तरह के उलझावों में हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं सर। अच्छा सर, मुझे अब क्योंकि हमारा टाइम बड़ा कम रह गया, हमें गुफ्तगू करते हुए पता ही नहीं चला 1 घंटा पूरा हो गया, और 2-3 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। आपने घाट घाट का पानी पिया और डिफरेंट चैनल मालकान के रवैये देखें, ये चैनल के अंदर रहने वाले लोग, मुख्तसरन ज़रा उसको एलाबोरेट कर दें कि जो चैनल में लोग ये वो रैट रेस में आते हैं या जो मालकान के रवैये होते हैं, उसके ऊपर अगर आपका कोई। सर मैं कभी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कभी भी किसी भी चैनल में नहीं रहा कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, साजिश कैसे बन रही है, या लॉबिंग क्या है, ग्रुपिंग क्या है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंखें बंद किए हुए, नज़र मुझे आ रहा होता है कि यार ये एक अलग से ग्रुप बन रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन मेरा हमेशा से फोकस अपने काम के ऊपर रहा। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि अगर कहीं पे कोई लॉबी बन रही है या कोई मनूवरिंग हो रही है या कोई नेगेटिविटी फैल रही है, मुझे लगा कि यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, तो मैं बड़े फ्रेंडली वे में जाकर उन लोगों को समझाने की कोशिश हमेशा की है कि यार जितनी एनर्जी तुम इस पर वेस्ट करोगे भाई, उतना आप काम पे कर लो यार। देखिए सर, आपका जो काम होता है ना वही आपकी सबसे बड़ी ढाल होती है, शील्ड आपकी वही होती है। वो नॉर्मली वैसे कतल कलामी की माजूद नॉर्मली होता ये है कि जो सबसे नालायक बंदा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है वो एफिशिएंसी दिखा रहा होता है, जिसको पता ही कुछ नहीं होता फील्ड का। ऐसे बहुत सारे लोगों से आपका वास्ता पड़ा होगा, जी विदाउट ऐसे विदाउट बहुत सारे लोगों से नहीं, अक्सरियत में ऐसे ही लोगों से रब्ता पड़ता है, और बस क्या करें, करना पड़ता है। चले और ये अलमिया सिर्फ चैनल्स का नहीं, पूरे मुल्क का है सर। ऐसे ही है। पॉलिटिक्स से किस हद तक लगा हुआ है आपका? पॉलिटिक्स से उस तरह नहीं है जिस तरह की पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में। बस ये पॉलिटिक्स के साथ लगाव यही है कि मैं कभी किसी उसमें नहीं होता हूँ कि यार ये आना चाहिए, ये आना, जो भी आए वो बेहतरी के लिए आए, पाकिस्तान को अपना घर समझे। और घर के अंदर जाहिर है, देखें एक घर के अंदर 4 भाई होते हैं या 3 भाई होते हैं, ये इवन माँ बाप भी होते हैं, तो मियाँ बीवी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट अपने घर के अंदर ही होता है उनका, और उसी के अंदर रिजॉल्व करते हैं। वो कभी कोई साजिश करके या अड़ोस पड़ोस के साथ गठजोड़ करके अपने घर को तबाह नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान भी हमारा घर है, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियन हैं वो भी पाकिस्तान के बासी हैं, पाकिस्तान ही के बेटे हैं, पाकिस्तान ही के बच्चे हैं, पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान की वजह से इसी मुल्क में जन्म लिया उन्होंने, इसी मुल्क के अंदर वो ग्रो किए हैं।
तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ पॉलिटिक्स के हवाले से ख़ास तौर पे कि मसले मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन मसाइल हल के लिए होते हैं, उलझाव के लिए नहीं होते। मसले का हल ढूंढें, मसाइल को उलझाएं मत। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, एक ऐसी मिसाली रियासत बने कि लोग एग्ज़ाम्पल दें। एग्ज़ाम्पल अब भी देते हैं लेकिन नेगेटिव वे में देते हैं कि पाकिस्तान जी एक बहुत ही ख़तरनाक मुल्क है, टेररिज्म है, लोग यहाँ के सही नहीं हैं, धोखेबाज हैं। तो उसको बदल दें यार, अच्छाई की तरफ ले आएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए मीडिया फील्ड में आने वाले लोग हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में मुख्तसरन क्या कहना चाहेंगे? मुख्तसरन मैं सिर्फ दो ही बातें कहूँगा कि एक तो किताब से अपना नाता जुड़ें, पढ़ें और अपने काम को दयानतदारी से करें और अपने काम को अपना आखिरी काम समझ के करें। हर दिन अपना पहला और आखिरी दिन समझ के करें और उसी के अंदर जो है कोशिश करें कि यही हमारा आखिरी प्रोजेक्ट है, इसको हमने बेहतरीन बनाना है। तो मेरे ख्याल में ये किताब इल्म से ना कटें, इल्म हासिल करें और इल्म भी सतही ना करें। जिस शोबे के अंदर या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी गहराई से जांच परख के और पूछने में कभी हिचकिचाहट महसूस ना करें। अपने आप को कभी अकले कुल ना समझें। हर किसी से पूछें जिसको आप समझते हैं कि ये इस काबिल है कि ये मुझे जवाब दे सकता है, तो उससे खौफ या झिझक ना महसूस करें। पूछने में कभी कंजूसी ना करें, सीखें, क्योंकि सीखना ही अमल है। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, मॉक्स मैंने और आपने बहुत सारे इकट्ठे किए। आज एक प्रॉपर एक वे में हमने इंटरव्यू किया। कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा। आपके अंदर पूरी एबिलिटी है एक होस्ट की। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत आप एक शुक्रिया। अच्छे मेज़बान साबित हो सकते हैं खबर पाकिस्तान के लिए। और फ़ारूक सोहेल गुंदी साहब से मैं ये पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जी अली रज़ा शाह साहब मैं को जो है। करता हूँ जी, मैं करता हूँ। मैं प्रोग्राम मैंने किए हैं अच्छा, काफ़ी फिर ये सारे। मेरी मैंने मुहर्रम के प्रोग्राम किए, अभी मैं रमज़ान का प्लान कर रहा हूँ, वो मैंने किए हैं। करें सर, पाकिस्तान मतलब खबर और ख़बर पाकिस्तान के लिए, साथ ही में अपने आप में जो पूरी सलाहियत है। TNT टीवी है, TNT टीवी PK, इसके नाजरीन के लिए कोई एंडोर्समेंट अगर आप करना चाहें तो वो आप। TNT टीवी PK के लिए बस मैं यही कहूँगा नाजरीन से कि जो इस चैनल को देख रहे हैं उसको देखें और बेहतर कंटेंट की तरफ रुजू करें। TNT देखने वाले तो करें ही करें, लेकिन TNT के अलावा भी अगर आप देखें तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने अंदर एक सेंसर डेवलप करें कि जो बेरहरवी का कंटेंट चल रहा है इससे ज़रा थोड़ा इज्तनाब करें और बच्चों को भी समझाएं। देखें, बोल्डनेस में और बदतमीज़ी में बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है। तो अलमिया हमारा ये है कि हमने बदतमीज़ी और बदतहजीबी को बोल्डनेस समझ लिया है। तो इससे प्लीज़ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि गौर व फिक्र करें, नज़र रखें अपने बच्चों पे और अपने आप पे भी, अपने अंदर भी झांकें कि हम इस सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई है वो आर्काइव में चली जाएगी, वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। आज भी हम 50s का सिनेमा भी देखते हैं, 40s का सिनेमा भी देखते हैं। वो क्यों देखते हैं कि वो उस वक्त बना था तो वो आज भी महफूज है। तो इस वक्त जो चीज़ें आप बनाएंगी या जिस वक्त जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो भी महफूज रहेंगी। तो प्लीज़ बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी तहज़ीब को और अपनी सकाफ़त को और अपने अदब आदाब को और अपने माहौल को और अपनी अक़दार के दायरे में रह के कुछ भी प्रोड्यूस करना है वो करें। और TNT टीवी PK और को TNT PK को भी सब्सक्राइब करें और इसकी व्यूअरशिप में इजाफ़ा करें और इसके प्रोग्राम्स को बाकायदगी से देखें और अपनी आरा से भी आगाह करें। बहुत शुक्रिया अली हाशमी साहब। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया, आपने इज़्ज़त मेरे बख्शी। लिए ऑनर की बात है कि मैंने आज आपके साथ वक्त गुजारा और बहुत कुछ सीखा, एज़ यूजुअल आपसे सीखा। थैंक यू वेरी मच अगेन सर, और फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। तो नाज़रीन, आपने अली अहमद मसूद हाशमी साहब की बातें सुनी, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। कुछ इनकी शरारती हंसी और आँखों की वो चमक जो है वो भी आपने फ़ील की होगी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो अवॉइड की। इसी तरह किसी और दोस्त के साथ, किसी और साथी के साथ, किसी और पर्सनालिटी के साथ बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। TNT टीवी PK को आप सब्सक्राइब लाजमी करें और इसके जो
कोई चीज़ अगर आपको महसूस करें कि हमने गलत की है या इसमें बेहतरी आ सकती है, तो उसमें आप अपनी राय जो है उसको देने से बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें। अस्सलाम वालेकुम।